Hello, students of class 8. Let us come back again. The subject civics chapter, the Indian Constitution. We study about Indian Constitution in the last two classes. Let us come back again to the same point, to the same topic, Indian Constitution. Today we study about the Indian Constitution and the key feature of Indian Constitution. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. In this period, we study about the key feature of Indian Constitution. The beginning of the 20th century, the nationalists started movement to uproot the British rule from India. You know that India was ruled by Britishers for hundreds of years. The people of India were not free. They couldn't think moreover about their independence, about their equality, liberty. So the Indian nationalists organized themselves. Some of the national leaders, some of the educated persons organized an organization in the beginning of the 20th century and started movement to uproot the rule of Britishers from India. So in the beginning of 20th century, the nationalist leaders began struggle for independence from British rule. It took about many decades. They struggled, अर्थात भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो मिलकर के भारत को अंग्रेज की शासन से मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को चलाने में ब्रिटिश रूल को भारत से अपरूट करने के लिए, हटाने के लिए कई दशाब्दी लग गए. 1 decade equal to 10 years. About decades, कई दशाब्दी लग गए भारत से अंग्रेज शासन को समाप्त करने में, हटाने में, भारत को स्वतंत्र करने में. The nationalists had devoted, अर्थात भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, आंदोलनकारी थे, वे देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके थे. That what a free India would be like now. अब उनके मन में, राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बातें थी, इस प्रकार की अवधारणाएं थी कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगी तो भारत का स्वतंत्र रूप क्या होगा. What would be a free India would be like. स्वतंत्र भारत का कैसा रूप होगा. हम लोग जानते हैं
कि भारत को स्वतंत्र करने में ऑल रिलीजन्स, ऑल कास्ट्स, people of all caste, all religions, people of all cultures devoted themselves to free India। भारत को स्वतंत्र करने में सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी संस्कृति के लोग, फ्रॉम ऑल रीजन्स, सभी प्रदेशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता के बाद, व्हाट वुड बी अ फ्री इंडिया लाइक, स्वाधीनता के बाद भारत का, स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप रहेगा, इसके बारे में राष्ट्रवादी नेताओं के मन में विचार हो रहे थे कि कैसा भारत का, स्वतंत्र भारत का स्वरूप रहेगा। सो बिकॉज अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैड अ वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, क्योंकि ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज का शासन था भारत में, तो भारतीयों का सरकार के कामकाज में बहुत ही कम रोल थे, बहुत ही कम काम थे, बहुत कम उनसे सरकारी कामकाज में काम दिया जाता था। पार्टिसिपेशन उनकी, भारत के लोगों की पार्टिसिपेशन ना के बराबर थी। सो द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन एक्सपीरियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी like democracy. So the nationalist leader had an imagination, the nationalist leader had a dream that free India should be a democracy, free India should be a democratic form of government। स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, अर्थात स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक सरकार होगी, इन विच एवरी पीपल वुड बी इक्वली ट्रीटेड, एवरी पीपल वुड हैव राइट टू इक्वालिटी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यही अवधारणा थी कि स्वतंत्र भारत एक प्रजातांत्रिक देश होगा, और उस प्रजातांत्रिक देश में देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा। इन द फ्री इंडिया ऑल द पीपल वुड बी इक्वली ट्रीटेड। स्वतंत्र भारत में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किए जाएंगे, किसी प्रकार का देयर विल बी नो डिफरेंसेज, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी स्वतंत्र भारत में। इट वॉज ए वेरी लिबरल थॉट ऑफ आवर नेशनलिस्ट लीडर्स। यह हमारे भारत देश के राष्ट्रवादी नेताओं का बहुत ही उदारवादी अवधारणाएं थी कि स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक सरकार होगी और सभी जनताओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ, किसी भी जनताओं के साथ, किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that determine its functioning, और सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार का कामकाज कैसा होगा, इस सब के बारे, इन सब बातों के बारे में राष्ट्रवादी नेताओं के मन में स्वतंत्रता से पहले ही ये सारी बातें उनके दिमाग में आई थी कि भारत का, स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप होगा वह किस प्रकार का होगा, इन सब के बारे में बताया गया था, समझाया गया था। इसी के बारे में आज हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स को आपको समझना है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो 1946 में देयर वाज अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो हेल्ड। एक 1946 में 300 भारत के 300 लोगों का एक संगठन बनाया गया, जिसमें
विभिन्न प्रदेशों से, people from the different region, 300 members were selected to make the Indian Constitution, भारत की संविधान बनाने में, भारत सरकार, स्वतंत्र भारत में सरकार के कामकाज कैसे होंगे, इस सब बारे में 300 लोगों का एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। A group of for the constituent assembly, a group of 300 people was selected. Those 300 people means those 300 constituent assembly members of 300 members of constituent assembly who were in number 300 constituent assembly की जो 300 मेंबर थे, they met periodically, वे समय समय पर 300 जो सदस्य थे वे समय समय पर आपस में मिलते थे और भारतीय संविधान के बारे में जो उनका दृष्टिकोण होता था, जो लिखते थे, वो आपस में सब विचार विमर्श करते थे। So a group of about 300 people who became the members of the Constituent Assembly in 1946, they met periodically for the next 3 years. अगले 3 वर्षों तक ये 300 सदस्य आपस में एक जगह मिलते थे, भारतीय संविधान के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, कैसे क्या लिखते थे, संविधान का कैसा स्वरूप रहेगा, राइट टू इक्वालिटी किस प्रकार से जनताओं को दिया जाएगा, इस सब के बारे में आपस में विचार विमर्श करते थे। दिन में the members of the Constituent Assembly had a huge task before them. Members of Constituent Assembly जो 300 सदस्य थे Constituent Assembly के, उनके सामने बहुत विशाल काम था, जो आपस में मिलते थे एक जगह अगले 3 वर्षों तक, यानी कि 1946 में Constituent Assembly का गठन हुआ और 1949 इन द मंथ ऑफ नवंबर 1949 में जाकर के संविधान कंप्लीट हुआ। तो ये 3 वर्षों का समय फॉर द 300 कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स पीपल के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, बहुत ही विशाल काम था, जो भारत के संविधान को लिखने में उन्हें लगभग 3 वर्षों का समय लगे थे। So the Constituent Assembly had a huge task before them. The country had, because the country had different communities belonging to different caste, religion, and the people of different regions. विभिन्न प्रदेशों के लोग थे, विभिन्न जाति के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न संस्कृति के, सबों को देश में सरकार के कामकाज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, सबों को अधिकार दिया जाए। और इतना ही नहीं, समाज के जो डाउन ट्रॉडन क्लास थे, दबे कुचले लोग थे, उन्हें अधिक अधिकार दिया जाए। तो समाज के जो डेवलप्ड लोग थे, विकसित लोग थे, उनके बराबरी में कोई आ सके, इसके लिए भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने अपना विचार प्रकट किया था। So the Constituent Assembly had a huge task. The country had different communities of different languages, of different religions, and had a different cultures. They tried to balance, यानी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने भरसक कोशिश किया कि सभी जाति समुदायों में संस्कृति के जो लोग थे, विभिन्न प्रदेशों के लोग थे,
उनमें एक संतुलन कायम रहे। तो उस संतुलन कैसे कायम रहेगा? हो सकता था कि जो समुदाय अविकसित थे उनको विकास करने के लिए, और इतना ही नहीं, उस समय में कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो सो उन प्रिंसली स्टेट को मिलाने के लिए हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मर्ज द प्रिंसली स्टेट in India. They worked hard to make them understand to merge in India. भारत के जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत ही समझा बुझाकर बहुत ज़्यादा मेहनत किया और उनको अपने साथ मिलाया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फेडरलिज्म। अब हम भारत की संविधान बनाया गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। Our national leaders made the constitution in such a way that all the citizens of India would have a right to equality and be treated equally. The nationalist leader tried their best to balance the rights, to balance the power in the country. For this concern, they prepared the constitution in which the citizens have given right to equality, right to vote. भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के संविधान के स्वरूप को इस प्रकार से बनाया कि जनताओं को समानता का अधिकार मिले और all Indian adults would have यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, अर्थात भारत के सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया। अर्थात पहले यह द सिटीजन्स ऑफ मिनिमम 21 years of age have given right to vote. सर्वप्रथम भारत के नागरिकों को उस समय में जिनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया, जो कि बाद में जाकर के 21 ईयर्स को कम किया गया 18 ईयर्स। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आज के समय अभी मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज जब हो जाता है हमारे देश के व्यक्तियों को, तो विदाउट एनी डिफरेंसेज, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बगैर कोई भेदभाव का उन्हें वयस्क मताधिकार दिया गया है। राइट टू वोट, मतदान करने का अधिकार, और इतना ही नहीं, राइट टू वोट एंड राइट टू हैव वोट, यानी कि मतदान देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, और द सिटीजन्स हैव आल्सो राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। यदि भारत के नागरिक, जो भी व्यक्ति, जो कंडीशन है एक फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो अभी भी हम लोगों ने बात किया कि फेडरलिज्म में, संघवाद में, फेडरलिज्म का हिंदी होता है संघवाद। भारत, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेडरेशन। इट इज सेड दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेडरेशन। भारत एक संघीय देश है, यानी इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि इन इंडिया इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट which is also called provincial government, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और द थर्ड टायर गवर्नमेंट इज द पंचायती राज गवर्नमेंट, अर्थात स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट।
तो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो तीन त्रिस्तरीय सरकारें हैं, राज्य सरकार यानी प्रदेश सरकार, राज्य सरकार या प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। और महानगर और शहरों में उसका रूप बदलता है, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। तो इन तीनों ही श्रेणी की सरकारों में फॉर द ऑल थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन तीनों ही प्रकार की सरकारों में सरकार के कामकाज को चलाने के लिए देश के नागरिक अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। Those all representatives are accountable to the citizens of India। ये तीनों ही प्रकार की सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अर्थात जितनी भी प्रेफरेंसेस दिए गए हैं जनताओं को, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज जैसे मान लीजिए देश महामारी से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, इस सब समय में, इन सब समयों में भी देश के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह देश की जनताओं को उस क्षेत्र की जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि वहाँ के स्थानीय नागरिकों की जो परेशानी है उसको समझें, उन्हें दूर करने का कोशिश करें। तो अकाउंटेबल का अर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है यही कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने इलेक्ट किया है उनकी यह जिम्मेवारी होती है कि वह गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो प्रेफरेंसेज हैं, जो सुविधाएं हैं, वह जनताओं को सही ढंग से पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, किस प्रकार का डेवलपमेंट काम किस क्षेत्र में होना चाहिए, किस वार्ड में होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस सब की जानकारियों से उन जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देयर इज अ रेगुलर इलेक्शन एवरी आफ्टर 5 years। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद इन तीनों ही प्रकार की सरकारों के लिए चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और उस इलेक्शन में जनता अपना मत देते हैं, मतदान करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर्क बेटर इन देयर पीरियड आर इलेक्टेड अगेन। इफ those representatives who didn't work better in their constituencies, in their area, the people do not re-elect them। हमारे देश के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने संविधान इस प्रकार से बनाया, जो जनप्रतिनिधि का सिस्टम दिया, जो देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनेंगे फॉर 5 years के लिए, जो जनताओं के प्रति अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिससे जनप्रतिनिधियों में भी एक जिम्मेवारी की भावना होगी। वो सोचेंगे यदि हम सही ढंग से काम करते हैं तो दोबारा हम चुन करके आ सकते हैं, यदि हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें जनता नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें चांस नहीं भी दे सकती है। तो सच a system has been given in the federal system of government। अब now let us come to the second point, parliamentary form of government, संसदीय प्रणाली की सरकार। The key feature of Indian Constitution के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा फेडरलिज्म, द सेकेंड पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भारत की संघीय प्रणाली की सरकार में संसदीय प्रणाली की सरकार होती है। यह व्हाट इज दिस
रिप्रेजेंटेटिव व्हाट इज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह संसदीय प्रणाली की सरकार क्या होती है। नाउ वी स्टडी अबाउट द सेम टॉपिक, द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, उन सरकारों में प्रतिनिधि होते हैं। उन प्रतिनिधियों का चुनाव, जिसके बारे में अभी भी हम लोगों ने किया कि every after 5 years there is a regular election, नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्षों के बाद all the 3 types of government, तीनों ही प्रकार की सरकारों के लिए चुनाव होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संसदीय चुनाव होता है, जिसमें संसद के लिए प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिसे हम एमपी कहते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, सांसद, जिसका हिंदी होता है सांसद। फिर स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए इलेक्शन होते हैं, जिसे कहते हैं असेंबली इलेक्शन। और असेंबली इलेक्शन अर्थात विधानसभा चुनाव। तो द मेंबर ऑफ असेंबली इज कॉल्ड एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए, द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं एमएलए और हिंदी में विधायक। जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रदेश में यह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल। विधानसभा और विधान परिषद दोनों के ही चुनाव होते हैं। द मेंबर ऑफ असेंबली इज डायरेक्टली elected by the citizens of India, while the MLCs are elected indirectly by the citizen of India of every provinces। विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्षतः देश की जनता, प्रदेश के नागरिक प्रत्यक्षतः अपना वोट डाल के करते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑल द सेम वे, फिर जो हम लोगों ने चर्चा किया पहले, पार्लियामेंट अर्थात संसद, और पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज, लोकसभा which is also called the House of the People, हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हिंदी में लोकसभा कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्षतः जनताओं के द्वारा होता है, जिसके 545 मेंबर्स होते हैं, जिनका चुनाव डायरेक्टली जनताओं के द्वारा होता है। 543 का, जिसमें से 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रिमेनिंग मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एमपी का चुनाव प्रत्यक्षतः जनताओं के द्वारा होता है और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा, टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा is about 250, in which near about 12 members are nominated by the President of
इंडिया। 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन देश के राष्ट्रपति के द्वारा होता है और रिमेनिंग मेंबर्स का इनडायरेक्ट इलेक्शन जनताओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द थर्ड पॉइंट, separation of power, in the next class. Thank you. Okay.